हिमालय की गोद में बसे नेपाली राष्ट्र की नींव रखी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत और चीन जैसे विशाल और ताकतवर देशों के पड़ोस में बसे इस देश में दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच एक 751 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरती है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल नेपाल की अर्थव्यवस्था आर्थिक मदद और पर्यटन पर निर्भर करती है। लेकिन आज बात इसके भूगोल या अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि इतिहास की करते हैं। ईसा से कोई 1000 साल पहले नेपाल छोटी छोटी रियासतों और कुलों के परिसंघों में बटा हुआ था, लेकिन मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने साल 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और साल 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की सीमा के कुछ इलाकों पर कब्जा किया तो साल 1815 में लड़ाई छिड़ गई, जिसका अंत सुगौली संधि से हुआ। नेपाल के राज परिवार में गुटबाजी बढ़ी तो अस्थिरता पैदा हुई। साल 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासन काल में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभरे। उनके प्रभाव को कम करने के लिए रानी ने षड्यंत्र रचा, भयंकर लड़ाई हुई, रानी के सैकड़ों समर्थक मारे गए और जंग बहादुर राणा और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे। इसके बाद राज परिवार उनकी शरण में चला गया और प्रधानमंत्री पद वंशानुगत हो गया। राणा परिवार अंग्रेजों का समर्थक था। उसने भारत में हुई साल 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत हुई और राजनीतिक दल राणा की तानाशाही की आलोचना करने लगे। इस बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत को चिंता हुई कि चीन के हाथ कहीं नेपाल तक ना पहुंच जाएं। तब भारत की सहायता से राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह को नया शासक घोषित किया गया और नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई। लेकिन राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। साल 1959 में राजा महेंद्रवीर विक्रम शाह ने लोकतांत्रिक प्रयोग को समाप्त कर पंचायत व्यवस्था लागू की। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। वर्ष 1972 में राजा वीरेंद्र विक्रम शाह ने राजकाज संभाला। इसके करीब 17 साल बाद 1989 में एक बार फिर लोकतंत्र के समर्थन में जन आंदोलन शुरू हुआ और राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को संवैधानिक सुधार स्वीकार करने पड़े। नेपाल में मई 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ, लेकिन साल 1996 आते आते देश में माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में हुए सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए। उसके बाद राजगद्दी संभाली राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों के हिंसक आंदोलन का दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथों में ले ली और सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 2006 और 2007 नेपाल के लिए कई बड़ी घटनाएं लेकर आया। नवंबर 2006 में सरकार ने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए और लंबा चला हिंसक संघर्ष खत्म हुए। इसी साल अप्रैल में माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल हुए और राजनीतिक मुख्यधारा का हिस्सा बन गए। इसी साल वो अंतरिम सरकार से बाहर हो गए और राजशाही खत्म करने की मांग की। नवंबर में होने वाले चुनाव मुलतवी कर दिए गए। दिसंबर 2007 में संसद ने माओवादियों के साथ हुए शांति समझौते के तहत राजशाही खत्म करने को मंजूरी दी, जो दोबारा सरकार में शामिल हो गए। मई 2008 में नेपाल गणराज्य बना और जुलाई में रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। अगस्त में माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने गठबंधन सरकार बनाई। साल 2008 के बाद के सालों में भी नेपाल में भी राजनीतिक घटनाक्रम जारी रहे, लेकिन साल 2015 के सितंबर में बड़ा मौका आया जब संसद ने ऐतिहासिक संविधान पारित कर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। पी शर्मा ओली नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने। गणतंत्र बनने के बाद नेपाल की राजनीति मूल रूप से 3 दलों के बीच घूम रही है और यह देश राजनीतिक रूप से अस्थिर ही बना हुआ है। अब बात साल 2025 की। सितंबर में नेपाल सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे चर्चित सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को देश के कानूनों का पालन करने, स्थानीय दफ्तर खोलने और ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने समय रहते इन शर्तों का पालन कर लिया, इसलिए टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया।
सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रतिबंध के बाद युवाओं ने प्रदर्शन का आह्वान किया। नेपाल में इस समय टिकटॉक चल रहा है। प्रदर्शन के आयोजकों ने टिकटॉक पर कई वीडियो शेयर कर युवाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। टिकटॉक पर नेपो बेबी ट्रेंड भी चलाया गया, जिसमें नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम भरे जीवन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए। इसमें सवाल उठाया गया कि राजनेता अपने बच्चों को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन देश के लिए काम नहीं कर रहे। ये मामला इतना बढ़ा कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके घरों पर हमला और तोड़फोड़ की गई, जिनमें केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के करीबियों को भी निशाने पर लिया गया। राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर भी हमले हुए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।